लड़ाई की वजह से पाकिस्तान के अवाम को बोझ उठाना पड़ रहा है। तब्दीली की तलाश में आपने पुराना पाकिस्तान भी तबाह बर्बाद कर दिया। जिसने लोगों को चोर चोर कहा, आज वो पाकिस्तान का सबसे बड़ा चोर साबित हो गया। इन्होंने कब लोड शेडिंग खत्म किया? अगर इन्होंने खत्म किया तो रायबंद का खत्म किया होगा। हमारे जमाने में 25 रुपए में 5 रोटियां मिलती थी, 5। एक खातून जिसने चोरी की है वो आज बनी गाला के महल में कैद क्यों है? कौम से हमारी रिक्वेस्ट ये है कि आप 8 तारीख को घर से निकले। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप रूबरू प्रोग्राम देख रहे हैं और मैं हूं आपका मेज़बान शौकत पराचा। बानी चेयरमैन पीटीआई की नाअहली अब तसलसल अख्तियार कर चुकी। पहले एक केस में उनकी नाअहली थी और फिर साइफ़र केस में भी 10 साल की नाअहली हुई और 14 साल की उनकी सज़ा हुई। बैरिस्टर गौहर ख़ान हूँ, अलीमा ख़ान हूँ या फिर हामिद ख़ान हूँ, सबको बार बार कह रहे हैं, सबको मुराद अपने वोटर्स को, कि 8 फरवरी को बाहर निकलना है और भरपूर तरीके से पीटीआई के उम्मीदवारों को वोट देना है। एक ऐसे वक्त में जब खान साहब तो खुद बंद हैं लेकिन उनके उम्मीदवार आज़ाद हैं। दूसरी तरफ बिलावल भुट्टो जरदारी बार बार खान के वोटर्स को कह रहे हैं कि अपना वोट ज़ाय मत करें, आज़ाद उम्मीदवारों को ना दें बल्कि पीपल्स पार्टी के हक़ में वोट डालें ताकि शेर का रास्ता तीर के ज़रिए रोका जा सके। मियाँ नवाज़ शरीफ तो मसलसल खान की हुकूमत की नाकामियाँ गिनवा रहे हैं। वो पीटीआई के वोटर्स को अपनी तरफ तो नहीं खींच रहे, लेकिन सब की नज़रें इलेक्शन के बाद उन अराकीन पर होंगी जो आज़ाद रिटर्न होंगे, जिन पर एंटी डिफेक्शन क्लॉज का इतलाक़ नहीं हो सकेगा। और सबसे बड़ा चैलेंज तो एमकेएम के लिए है कि क्या एमकेएम पाकिस्तान कराची में 2018 की अपनी 14 छीनी हुई नशिस्तें वापस ला सकती है। इलेक्शन की गहमा गहमी और हम इलेक्शन के हवाले से ही आपके सामने ये प्रोग्राम पेश कर रहे हैं। और आज हमारे रूबरू हैं राना एहसान अफजल साहब, नून लीग के रहनुमा हैं। बहुत शुक्रिया राना साहब, आपने वक्त दिया। जनाब रेहान हाशमी साहब एमकेएम पाकिस्तान के रहनुमा हैं, कराची से हमें ज्वाइन किया है, बहुत शुक्रिया। जनाब फैसल करीम खान कुंडी साहब पीपल्स पार्टी के ओहदेदार भी हैं और उम्मीदवार भी हैं, बहुत शुक्रिया कुंडी साहब, आपने वक्त दिया। फैसल करीम खान कुंडी साहब, आप तो डिप्टी स्पीकर भी रह चुके हैं। अभी रेहान हाशमी साहब कह रहे थे कि उन्होंने आपके हाथों हल्फ भी उठाया था, 2008 की असेंबली की बात कर रहे हैं शायद। ये फरमाइए कि बिलावल भुट्टो जरदारी बार बार पीटीआई के वोटर्स को अपनी तरफ आने का कह रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं, खींच रहे हैं, क्या ग्राउंड पे कोई कामयाबी नज़र आ रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, तमाम पॉलिटिकल पार्टी इस वक्त अपनी कैंपेन कर रही हैं और आपने देखा कि पीटीआई के बानी चेयरमैन को जो सजा हुई और उनकी पार्टी जो डिस्क्वालीफाई हुई या जो भी आप कहें इस वक्त मौजूद नहीं और इंडिपेंडेंट लड़ रहे हैं। तो हम पीटीआई के वोटर्स को हमने ये अट्रैक्ट किया कि इस वक्त क्योंकि न पीटीआई है, न उनके बानी चेयरमैन है और न ही मतलब कोई ऐसी चीज़ है, तो हमने उनको अट्रैक्ट किया कि आए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का प्लेटफॉर्म यूज़ करें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का झंडा यूज़ करें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो है उस काफिले में शामिल हों और हमारा साथ दें, हमारे साथ आकर अपने सियासी मुखालिफ आपको और हमारा एक है, चाहे उसको शिकस्त दें। तो बिल्कुल कामयाबी भी हुई हैं और आगे भी हमारा फोकस है। जब इलेक्शन हो जाते हैं उसके बाद देखते हैं क्या सिचुएशन आती है, उसके बाद ही हम इस पर जो है वो बातचीत कर सकेंगे कितने इंडिपेंडेंट आते हैं, किसको ज्वाइन करते हैं, किसको नहीं करते हैं। ये तो टाइम पे पता चलेगा कि क्या पोजीशन बनती है। अच्छा, आपके चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने बड़ा जलसा भी किया, आप मेज़बान थे डेरा इस्माइल खान में, लेकिन वो बड़ा हल्का है, वहाँ पर मौलाना फजलुर रहमान साहब भी इलेक्शन लड़ रहे हैं आपके ही हल्के में, आपके मद्दे मुकाबिल, और अली अमीन खान गंडापुर साहब भी आपके मुकाबिल लड़ रहे हैं। ये जो पीटीआई वाला पर्सपेक्टिव मैंने आपसे पूछा, अली अमीन गंडापुर ख़ुद एक बड़े रहनुमा हैं पीटीआई के, तो आप वाकई समझते हैं कि अली अमीन खान गंडापुर के जो वोटर्स हैं वो आपके हक़ में वोट दे सकते हैं? देखें, पीटीआई के कुछ दोस्तों ने हमें ज्वाइन भी किया है और उनको भी ये पता है कि अली अमीन साहब जो है इस वक्त एब्सकॉन्डर हैं, वो आ नहीं रहे हैं। अगर वो भी एब्सकॉन्डर हैं तो आगे क्या होगा।
और उनके ऊपर जो केसेस हैं वो जो है अभी तक अदालतों में वो पेश ही नहीं हुए, तो उसके बाद क्या फैसले होने हैं। तो लोग इस चीज को देख रहे हैं कि जी वो अभी इलेक्शन मुहिम पे नहीं चला रहे हैं। दूसरी तरफ जो है मौलाना साहब जो है इलेक्शन में नॉमिनेशन पेपर जमा कराने के बाद गायब हैं, बल्कि हमें तलाशी गुमशुदा को उनके इश्तिहार लगे हुए, और मौलाना साहब को ये ख्याल है कि वो अपने मुंशियों के जरिए इलेक्शन जीत सकते हैं। उनके मुंशी इस फिर रहे हैं और जो है वो शायद इस ख्वाहिश में हो को किसी के कंधे पे सवार होकर पार्लियामेंट में जाएं, जो कि मैं समझता हूं कि आवाम इसको एक्सेप्ट नहीं करती और नहीं वो होगा। तो लिहाजा वो तो अपने वोट मांगने नहीं है, और जब से नॉमिनेशन पेपर जमा किए हैं वो शायद आपके इलाके में उधर इस्लामाबाद या कहीं और फिर रहे हैं, अपनी आवाम का सामना नहीं कर सकते, आवाम की अदालत में नहीं जा सकते। राना साहब, आपके कायद मियां नवाज शरीफ या मरियम नवाज शरीफ साहिबा वो पीटीआई के वोटर्स को तो नहीं अपने पास आने का कह रहे, लेकिन ऑब्वियसली जैसे कुंडी साहब फरमा रहे थे कि जब आज़ाद अरकान आएंगे वो देखा जाएगा किसको ज्वाइन करते हैं। आपकी पार्टी यकीनन आज़ाद अरकान पे तो नज़र रखे हुए होगी। देखें शौकत साहब, बड़ी ये जो है ना तजादात हैं पीपल्स पार्टी के इल्ज़ाम तराशी में। वो एक तरफ कहते हैं कि सारी सिचुएशन में फ़ायदा PMLN को पहुंच रहा है, लेकिन उनका टोटल जो बयानिया है वो है ही है कि आज़ाद अरकान हमारे पास आएंगे और हम हुकूमत बना लेंगे। तो इसका तो मतलब है कि ये सब कुछ जो सिचुएशन बनी हुई है उसको पीपल्स पार्टी कैश कराना चाह रही है, लेकिन उसके बरक्स जो PMLN है उसका ये दावा है कि हम सिंपल मेजॉरिटी अपने बलबूते पे लेंगे। यानी कि हम कोई PTI का वोट अपनी तरफ गामजन करने की कोशिश कर रहे हैं, हम अपने बलबूते पे वोट लेना चाह रहे हैं। यानी आज़ाद अरकान को जब वो इलेक्ट होके आए अगर, तो आप साथ नहीं मिलाएंगे? नहीं, देखें बात ये है, हमारी स्ट्रेटजी इलेक्शन के अंदर ये नहीं है, लेकिन इस स्ट्रेटजी को बेच कौन रहा है? वो पीपल्स पार्टी बेच रहा है। इसका मतलब क्या है कि पीपल्स पार्टी ये समझ चुकी है कि वो अपने बलबूते पे सिंपल मेजॉरिटी नहीं ले सकती, और वो लोगों को ये समझाने की कोशिश कर रही है कि हमें वोट डालो, पीटीआई की जो सूरत हाल है उसमें उनका कोई चांस नहीं है तो हमें वोट डाल दो, और बाद में हम आज़ाद अरकान को मिला के हम हुकूमत बना लेंगे। राना साहब, मैं इसलिए भी ये आज़ाद अरकान वाला आपके सामने नुक्ता रखा कि 2008 में जब पंजाब में मियां शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत बनी थी बतौर चीफ मिनिस्टर, तो आज़ाद अरकान के बलबूते पर, फिर 2018 में जब पीटीआई ने उस्मान बुज़दार को चीफ मिनिस्टर बनाया, वो भी आज़ाद अरकान की बुनियाद पर बने थे। शौकत साहब, बात ये, इसमें तो कोई शक नहीं है कि हर हुकूमत जब नंबर गेम आती है 8 फरवरी के बाद, तो अगर हमारे पास एक अच्छी मेजॉरिटी आती है और आज़ाद अरकान हमारे पास शामिल होकर हमारी हुकूमत को मजबूत कर देंगे, तो ये हर हुकूमत चाहेगी कि ऐसा हो और वो आज़ाद अरकान को जो है अपनी तरफ गामजन करें, और ये तो एक काविश चलेगी, लेकिन इसका ये किस हद तक होगी, क्या होगा, नहीं होगा, ये तो पता चलेगा कि कितने आज़ाद जीतते हैं, कितनों को कितने की जरूरत पड़ती है, नहीं पड़ती। ये तो आगे की बातें हैं, जब वो रिजल्ट आएगा तब पता चलेगा। लेकिन मैं इस बात को बिल्कुल रद्द नहीं करूंगा कि PMLN ऐसी कोशिश नहीं करेगी। हर जमात, हर पार्टी करती है कि वो नंबर गेम अपनी स्ट्रेंथन करे और उसकी मजबूत हुकूमत हो। रेहान हाशमी साहब, सबसे बड़ा चैलेंज तो मेरी नज़र में यहाँ इस्लामाबाद में बैठकर आपकी पार्टी के लिए, अलॉन्ग विद मेनी अदर चैलेंजेस, ये होगा कि 2018 में जो आपकी 14 सीटें PTI ले गई थी वो वापस लाया जाए। क्या वो आप ला सकेंगे, या फिर जैसे पीपल्स पार्टी कहती कि नहीं, अब हम कराची शहर की बड़ी पार्टी हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, 2018 के इलेक्शन आपके सामने है और MKM जो क्लेम करती रही है और जो साबित भी होता रहा है कि इन इलेक्शंस में जिस तरह सीटें छीनी गई और जीते हुए इलेक्शंस को हराया गया और पूरा निजाम बैठ गया, और उसके नतीजे में जो लोग आए वो रात को सोते में उसको जगाया गया कि जनाब आप जीत चुके हैं। तो जब ऐसे लोगों को लेकर आया जाएगा तो वो क्या सर्व करेंगे, और आपने देखा कि उसके क्या अंजाम हुए। अब जहां तक ताल्लुक है बिलखुसूस अर्बन एरियाज की, तो देखें MKM मेजर जो स्टेक होल्डर अपने आप को कहती है वो अर्बन एरियाज के हवाले से कहती है। अर्बन एरियाज में इसलिए कि हम इस बात पर यकीन रखते हैं कि पीपल्स पार्टी की अनफ्रेंडली पॉलिटिक्स टुवर्ड्स अर्बन एरियाज ऑफ सिंध
मजीद प्रोवोक करती है अर्बन एरियाज में रहने वाली तमाम जुबान और लिसान के लोगों को। उसकी वजह यह है नहीं, यही दावा तो पीटीआई ने किया था ना, जब 2018 में वो इलेक्शन में गए थे, उन्होंने यही दावा किया था कि ना सिर्फ उर्दू स्पीकिंग हमारे साथ हैं, बल्कि जो पंजाबी वहाँ पर हैं, जो सिंधी वहाँ पर हैं, जो सराइकी वहाँ पर हैं, जो पठान वहाँ पर हैं। यही पीटीआई कहा करती थी कि ये सब जो पाकिस्तान है, एक मिनी पाकिस्तान कराची, उस शहर के रहने वाले पीटीआई को 14 सीटें तो बहरहाल आई ना, आपके सामने वो एमएनए रहे। राजा साहब दावे ये कर रहे थे, लेकिन हकूक की जद्दोजहद एमक्यूएम करती हुई नजर आई। फोरम ऑफ द हाउस, कराची पैकेज की बात एमक्यूएम करती हुई नजर आई, कोटा सिस्टम एबॉलिश करने की बात एमक्यूएम करती हुई नजर आई। वजीर आजम को तौफीक नहीं हुई कि एक दिन भी कराची में स्टे कर लें। K4 मंसूबे के ऊपर एमक्यूएम बात करती हुई नजर आई। देखें, कराची एक इकोनॉमिक हब है, पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग का भी हब है, जहां पर ऐसी पॉलिटिकल पार्टीज का जिनका आपने नाम नहीं सुना होगा, जिनका स्टेक नहीं होगा, जिनके कंसर्न्स नहीं होंगे, लेकिन वहां पर कराची में आकर पॉइंट स्कोरिंग करने के लिए आती है। सबको हक है। तहरीक लबैक पाकिस्तान के भी 3 MPA सिंध असेंबली में वहीं से मुंतखब हुए। यकीनन तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को हक है, लेकिन बात यह है कि आप जो कोर इश्यूज हैं, क्या आप उसको परस्यू कर रहे हैं? लोगों के सामने तमाम हकीकत नुमाया है। मर्दमशुमारी की अगर बात कर रहे हैं अर्बन एरियाज की, तो एमक्यूएम करती हुई नजर आ रही है। मुझे एक बात बताएं कि किसी भी अवामी इश्यूज के ऊपर किसी पॉलिटिकल पार्टी को एक्सट्रीम जमहूरी जो आपके पास रिवायात हैं उसके मुताबिक कहीं पर भी जाते हुए देखा? हम सुप्रीम कोर्ट भी चले गए, सड़क पर भी आ गए, अपने ऊपर FIR भी कटवाई, मुख्तलिफ फॉरम ऑफ द हाउस। ये आपने अहम बात की कि आपके ऊपर FIR भी हुई। 3.5 साल पीटीआई की हुकूमत में आप इत्तेहादी भी थे, ना आपके दफातर खुले, ना आपके सियासी कैदी रहा हुए। इधर रुकिएगा, मैं नादरीन इन्हीं नुकात को आगे बढ़ाऊंगा। ये सदाओं, ये केसेस होना, अभी तो पीटीआई के खिलाफ हो रहा है सारा कुछ, मैं इस पर बात करूंगा, लेकिन एक ब्रेक के बाद स्टे विद अस। वेलकम बैक नादरीन, आप रूबरू प्रोग्राम देख रहे हैं। राना साहब, ये हम तकारीर में सुनते थे मरीम नवाज शरीफ साहिबा की तरफ से कि तराजू के पलड़े बराबर होना चाहिए। अब साइफर केस में भी उनको सज़ा हुई, 14 साल सज़ा हुई, 10 साल नाअहली हुई, उससे पहले तोशाखाना में भी नाअहली हो चुकी। तो अब आपकी नज़र में, आपकी पार्टी की नज़र में, ये तराजू के पलड़े बराबर हो गए जब वो कहते हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है हमें? नहीं, देखे ना, ये PMLN ने तो सजाएं नहीं सुनाई ना, ये तो अदालतों ने सजाएं सुनाई है ना। हम पिटिशनर थे, ना हम इन मामलात के जो है वो कह लें हमारी कोई ख्वाहिशात के मुताबिक हुए। ये तो अगर तोशाखाना के अंदर इतना हाई प्रोफाइल केस उनके लीडर का और 9 वकील तब्दील हो जाए, और जब क्रॉस एग्जामिनेशन के लिए कहा जाए तो फिर हम कहें कि हम नया जो है वो लॉयर का कागज जमा कराना चाहते हैं, और वो भागे मेरिट्स पे बात ना करें और जो है वो टेक्निकल ग्राउंड्स पे डिलेइंग टैक्टिक्स खेलें, तो फिर वो उनको सजाएं तो होंगी ना। ये तो देखें, पीटीआई के अपने अमाल उनके सामने आए हैं, जिस तरीके से साइफर पे खेला गया। अब उस मामले को अगर आप निकाल के देख लें कि क्या पाकिस्तान की तारीख में किसी ने एक डिप्लोमेटिक कॉन्वर्सेशन को पहले तो डीकोड करके अवाम के सामने रख दिया, फिर उसके बाद उसके ऊपर उसको घुमा दिया, फिर उस पर सियासत की, प्रोपेगेंडा किया, लोगों को गुमराह किया। तोशाखाना को देख लें, 108 तहाइफ जो है वो वसूल किए। अच्छा, वैसे राना साहब, मेरिट ऑफ द केस जो भी हो, आपका आर्गुमेंट वैलिड होता है हमेशा, लेकिन कल मैं बड़े सीनियर वकला को जो अदरवाइज पीटीआई के भी मुखालिफ हैं, मैं उनको सुनता रहा सारा दिन। कुछ ये राय बड़ी कॉमन पाई जा रही थी, मुश्तरक उनकी राय थी कि तेज़ी से ये केस सुना गया है, इसमें लैकुनास बरकरार हैं। नहीं, अच्छा, अब शौकत साहब, नैब का जो ट्रायल कोर्ट है उसने 30 दिन में अपने ट्रायल को मुकम्मल करना है। ये तकरीबन 6 माह लग गए तोशाखाना को, तो ये सुस्ती से चल रहा था। अब मुझे बताएं, कौन सा केस होता है कि जिसमें आप 9 वकील तब्दील कर लें, यानी कि 9वां वकील तब्दील हुआ, उसने अपने कागज जमा कराए, यानी कि इतना सीनियर आपके लीडर का केस और आपसे वकील ही नहीं कंफर्म हो रहा कि आपने कौन से वकील के साथ जो है वो आगे बढ़ना है। तो ये तो, इससे तो आप किसी लीगल एक्सपर्ट से पूछ लें, क्या ये किसी केस में किसी दुनिया में कोई ऐसा केस होता है कि जिसमें 9 वकील तब्दील हो जाए?
तो ये कहने का मतलब अब क्या करे जज, क्या करे वकील 15 चले पॉइंट टेकन। वैसे तो कल 9 बजे वकला को पहुंचना था, वो 9 बजे पहुंचे ही नहीं है उधर। फैसल करीम खान कुंडी साहब, ये राना साहब फरमा रहे हैं कि सज़ा तो अदालतों ने दी है, को PMLN की लीडरशिप ने नहीं दी, फिर आपकी क़यादत नाखुश क्यों है? देखें, बिल्कुल ये बात सही है कि अदालतों ने सजा दी है, लेकिन हम एक पॉलिटिकल फील्ड से ज़रा करते हैं। हम जिस भी सियासी शख्सियत हो और इस किस्म की ऐसी चीज़ें हों, उस पर हमें अफसोस डेफिनेटली होता है कि ऐसी चीज़ें सियासत में नहीं होनी चाहिए। हाँ, केसेस हैं, चीज़ें देखें, माजी में भी PTI के बानी चेयरमैन यही बात की, जब मियाँ साहब को सजा मिली थी उसने कहा पाकिस्तान में पहली दफा किसी ताकतवर को सजा मिली, लिहाजा वो उस वक्त मजाक उड़ाते। हम उनको बड़ा समझाते थे कि आप ये चीजें न करें, कल ऐसे न हो, कल आपके साथ भी हो। और आज वो भुगत रहे उस चीज को, अपनी ही चीजें वो आज भुगत रहे हैं। अब जो है वो जैसे उनको सजाएं हो रही हैं, चीजें हैं, लेकिन वो चीजें तो उनको भुगतनी है। अब अदालत ने फैसला किया है, अदालत ने अगर उनको फैसला मंजूर नहीं है तो ऊपर का जो फोरम है उसमें वो जाकर अपील। लेकिन 2017 में भी तो अदालतों ने ही फैसला दिया था ना मियाँ साहब के खिलाफ। उस वक्त कोई PTI ने जाके फैसला तो नहीं किया था जज की कुर्सी पे बैठ के? नहीं, लेकिन PTI के बानी चेयरमैन तो ऐसे बता रहे थे जैसे फैसला शायद उन्होंने लिखा हो, उस वक्त ऐसे ही ऐड कर रहे थे। और आप भी इस मौजूद हैं और मैं भी इधर ही था, और ये मेरे 2 कोलीग्स हैं, ये भी यही आपके साथ टॉक शोज हम करते रहते हैं, या आपके साथ या किसी और के साथ। और ये चीजें होती थी जैसे वो क्लेम करते थे, जैसे हम भी करते थे। और उस माजी में भी अगर आप देखें, जिन अदालतों ने PTI के बानी चेयरमैन को, अदालतें नहीं कह सकते, शख्सियात ने जो है वो सादिक और अमीन भी डिक्लेयर कर दी और पत्नी क्या क्या उनको जो है वो सर्टिफिकेटें भी दे दी। तो ये चीजें जो है, आप अपनी जो अदालतें जो बेसिकली होती हैं वो आपकी ख्वाहिशात पे नहीं चल सकती हैं, अपनी ख्वाहिशात पे आप अदालतें नहीं। वैसे तो सादिक और अमीन का सर्टिफिकेट देने वाले कुछ रिटायर हो गए और कुछ तो पहले इस्तीफा दे के चले गए, और ये मियाँ साहब बार बार ये बात भी कर रहे हैं। वही बात मैं कर रहा हूँ ना कि आप अपनी ख्वाहिशात के सर्टिफिकेट दे दें, फिर आप गुड टू सी भी कहें, VIP प्रोटोकॉल भी दें, तो ये चीजें जब अदल और इंसाफ का जहाँ पे अदल और इंसाफ होता है वहाँ पर अगर ऐसी चीजें हों तो फिर मुल्क में अदल और इंसाफ कैसे हो सकता है? उन शख्सियात कैसे अदल और इंसाफ दे सकते हैं? रेहान हाशमी साहब, आप बहुत दूर कराची में बैठे हुए हैं, आप समंदर के किनारे बैठे हैं, इधर पहाड़ पर बनी गाला है जिसको सब जेल करार दिया गया। कल से इस पर भी बातचीत हो रही है, इस पर भी शिकवे शिकायत हो रहे हैं, इस पर भी तंज हो रहा है कि जी वो उनको सब जेल क्यों भेजा गया, VIP बना के भेजा गया। हालांकि जो कानून है 1884 का, उसके मुताबिक तो सब जेल करार दिया जा सकता है। MKM, आप लोग क्या सोचते हैं इस बारे में? देखिए, बुनियादी तौर पर तो ये सवाबदीदी इख्तियार है अदलिया का, और या तो इक्वल ट्रीटमेंट होना चाहिए था, लेकिन ये हमने महसूस किया कि खास तौर पर कुछ फ्लेक्सिबल अप्रोच अपनाई जाती रही है इनके साथ। लाडला के नाम से तो मशहूर थे, लेकिन पॉइंट ऑफ कंसर्न ये है कि एक ऐसा शख्स कि जिसने पूरी कौम को एक मखसूस सिम्त की तरफ बैशिंग में लगा दिया, अपने ही इदारे, अपने ही इंस्टीट्यूशन जो कि दुश्मनों के लिए एक ढाल का किरदार अदा करता रहा, आपने पूरी कौम को गुमराह करके एक कागज लहरा कर दिखाकर अगर उस तरफ गामजन कर दिया, डिस्ट्रस्ट क्रिएट कर दिया, वो काम जो दुश्मन जिसके लिए खरबों रुपए खर्च करता था वो काम आपने कर दिखाया, तो मैं समझता हूं कि ये तो बहुत बड़ा सवालिया निशान है। और क्या ऐसे हीनियस क्राइम में इन्वॉल्व मुल्क की इंटीग्रिटी को कॉम्प्रोमाइज करने वाले के साथ कोई कॉम्प्रोमाइजेस करने चाहिए या फ्लेक्सिबल अप्रोच करनी चाहिए? ये तो सवाल ये फ्लेक्सिबल अप्रोच या रियायत कैसे हो गई? उनको तो जेल करार दिया गया और माजी में भी बड़े बड़े सियासतदानों को रेस्ट हाउस में, उनके घरों में उनको बंद किया जाता रहा। राजा साहब, मैं तो सिर्फ ये गोश गुजार कर रहा हूं, मैं पीपल्स पार्टी या PMLN इनके भी रहनुमा मुख्तलिफ अदवार में पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का शिकार रहे हैं, और हम MQM तो तवातुर के साथ मुख्तलिफ अदवार में इन एट्रोसिटीज को सहती रही हैं। आपने MQM के रहनुमाओं को हथकड़ियों में काले रंग के मुंह पर कपड़े ढांप कर लाते हुए देखा गया होगा, जेल में
बंदवाड़ किया जाता होगा, आड़ा बेड़ी लगाई जाती होगी। तो बहरहाल एक खातून होने के नाते अगर इनको लीनियंट अप्रोच दी गई है तो कोई उसमें मुजायका नहीं है, लेकिन जो वाज़ेह तौर पर नजर आता है कि बहुत ही फ्लेक्सिबल अप्रोच की गई, जबकि पाकिस्तान की तारीख में, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन की तारीख में इस तरह का सलूक, फ्लेक्सिबल अप्रोच मेरा ख्याल है किसी के साथ वैसे तो होना भी नहीं चाहिए। पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का कल्चर तो खत्म हो जाना चाहिए। अगर तो ये विक्टिमाइजेशन है तो ये भी नहीं होनी चाहिए, लेकिन अगर ये जस्टिस की बुनियाद के ऊपर है तो आपको करार वाकई सजा देनी चाहिए और इसको वाज़ेह तौर पर अमल दरामद होते हुए नजर आना चाहिए। राना साहब, आप क्या कहते हैं? बल्कि आपकी पार्टी के कुछ लोग तो उल्टा कह रहे थे कि ये रियायत मांगी गई है खान साहब की तरफ से और एक तरह का जो हमारे मुल्क में एक टर्म है कि एनआरओ दिया जाता है। आप क्या सोचते हैं? देखिए, मरियम बीबी ने आज जलसे में भी कहा कि मुझे तो बी क्लास जेल का भी कहा गया, मैंने इनकार कर दिया। मुझे तो मेरे वालिद के सामने गिरफ्तार किया गया और जहां उन्होंने रखा वो तो बिल्कुल बहुत ही वहां बुरे हालात थे। तो बिल्कुल इसके अंदर देखें, रियायतें नहीं लेनी चाहिए। अगर उनको मिली है, किस बुनियाद पे मिली है, कानून के मुताबिक मिली है, नहीं मिली, इस सारे सवाल को देखना चाहिए। कानून के मुताबिक तो है ना, इसमें ला कानूनियत या गैर कानूनी कोई अमल नहीं है, क्योंकि जो नोटिफिकेशन है उसमें बाकायदा 1884 के उन कवानीन का हवाला दिया गया है। बस ठीक है, अगर कानून के मुताबिक है तो हम इसको बिल्कुल इसके खिलाफ नहीं है। लेकिन जहां मरियम बीबी ने अपना बताया कि उनको इस तरह की फैसिलिटेशन नहीं मिली और ना उनको ऑफर हुई, वो बिल्कुल एक आम जिस तरह कह लें कैदी की तरह रहीं और उन्होंने कोई उनको फैसिलिटेशन नहीं मिली, तो अगर कानून के मुताबिक है तो बिल्कुल ठीक है। लेकिन अगर कंपैरिजन करें तो ये फैसिलिटी मरियम नवाज को नहीं मिली। चलें, इधर रुकिएगा नादरीन, ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो MKM के हवाले से अभी रेहान हाशमी साहब ने बार बार बात की कि विक्टिमाइज़ किया गया, लोगों को बंद किया गया। तो अब तो सूरत हाल बेहतर है, सियासी दफातर खुल जाएं, कैदी जो हैं वो बाहर आ चुके हैं। ब्रेक के बाद बात करेंगे। वेलकम बैक नादरीन, आप रूबरू प्रोग्राम देख रहे हैं। रेहान हाशमी साहब, आपने अभी भी पिछले सेगमेंट में सियासी कैदियों की बात की, अपने लोगों के खिलाफ केसेस की बात की, तो अभी तो आपके दफातर खुल चुके, आपके लोग रिहा हो चुके। देखें पराचा साहब, बात यह है कि अव्वल तो ऐसा क्यों माहौल क्रिएट किया गया कि MKM के जो रजिस्टर्ड पार्टी है, पाकिस्तान में रह के पॉलिटिक्स कर रही है, पाकिस्तान की बका की बात कर रही है, तो ऐसा माहौल क्रिएट किया गया कि एक परसेप्शन डेवलप हो गया MKM के खिलाफ। अच्छा, अव्वल तो ये होना नहीं चाहिए था। हम समझते हैं कि मुख्तलिफ अदवार में MKM के खिलाफ जो नारवा सलूक रवा रखा गया मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज की जानिब से, वो नहीं होना चाहिए था। ना सिर्फ हमारे पार्लियामेंटेरियन मुख्तलिफ औकात में जो इंतहा पसंद थे उनका गोलियों का निशाना बनते रहे, बल्कि हमके बड़े तादाद में कारकुनान भी शहीद होते रहे। और आपने देखा हालिया दिनों में, जो परसों की बात है, कि हमारे एक और कारकुन को शहीद कर दिया गया। जो इतलात है हमारे पास वो ये कि पीपल्स पार्टी के कुछ ग्रोह ने, जिनका ताल्लुक पीपल्स पार्टी से था, उन्होंने हमारे दफ्तर पे हमला किया। हमने बारहा इस बात के ऊपर आवाज, लेकिन धमकियां तो आपकी तरफ से आ रही हैं। मुस्तफा कमाल कह रहे हैं आधे घंटे में मैं पीपल्स पार्टी को निपट लूंगा। अगर आप समझते हैं कि हम अपने मरने वाले कारकुन के लाश के सामने ये दुहाइयां भी ना दें तो हम क्या यही अमल दोहराएं? हम ये अमल नहीं दोहरा रहे। हम बदले, इस खून का बदला खून से नहीं ले रहे। हम ये कह रहे हैं कि रियासत और पीपल्स पार्टी की लीडरशिप खुद एक्शन ले, क्योंकि तमाम सबूत और शवाहिद मौजूद हैं। तो हम इस पर फरियाद भी ना करें, दुहाइयां भी ना दें, रोए गाएं भी नहीं। मतलब ये कहाँ का इंसाफ हुआ? इसको आप धमकी से तशबीह देंगे कि अगर हम फरियाद कर रहे हैं और इस कर्ब के आलम में दुहाइयां दे रहे हैं, तो ये धमकी कहां से हो गई? बात यह है कि MKM पाकिस्तान के साथ जो नारावा सलूक रखा गया, और इक्वल अपॉर्चुनिटी की अगर बात कर रहे हैं, तो अव्वल तो ऐसी सूरत हाल पैदा ही नहीं होनी चाहिए थी कि MKM के साथ मुंसलिक होने पर लोग डरें, खौफ और हरास का शिकार हों। ये नहीं होना चाहिए। किसी को डराना धमकाना इलेक्शन जो ज़ाब्ता अखलाक है उसके भी खिलाफ है और पॉलिटिकल रवायात के भी खिलाफ है। फैसल करीम खान कुंडी साहब, आप पार्टी के मरकज़ी सेक्रेटरी इतलात भी हैं। ये जिस तरफ इशारा हो रहा है, धमकियों की बात हो रही है, वायलेंस की बात हो रही है, आप क्या कहेंगे?
देखिए, मैं समझता हूँ कि ये हालात इस नए नहीं आने चाहिए। हम पॉलिटिक्स आवाम ने वोट करना है, वो चाहे जिस जमात को भी वोट करे, चाहे वो पीपल्स पार्टी को करे, PMLN को करे, MKM को करे या किसी भी जमात को करे, ये अवाम का क्या कि वो जिसको भी वोट करे। इस किस्म की पॉलिटिक्स वो नहीं होनी चाहिए। इधर रुकिएगा, आपकी आवाज़ नहीं आ रही। राना साहब, मैं आपकी तरफ आता हूँ। आपकी पार्टी ये दावा भी करती है और दुरुस्त भी है कि ऑपरेशन आपने कराची में किया, अमन आया। अब आप MQM को भी साथ मिला रहे हैं, उधर से बलूचिस्तान में भी आपने बंदे तोड़ लिए। JUI मौलाना फजलुर रहमान वैसे भी आपके इत्तेहादी हैं। तो ये पोस्ट इलेक्शन जो सिनेरियो है उसके लिए सारी मनसूबाबंदी है। देखिए, बिल्कुल MQM के साथ तो हमने जो है आगे कैसे चलना है लोकल बॉडीज़ के हवाले से, उसके ऊपर भी जो है वो बातचीत हुई और कुछ चीज़ों पे हम एग्री करते हैं। तो बिल्कुल ये जो कोशिश थी इलेक्शन से पहले जमातों के साथ, और वैसे भी ये तो इस चीज़ का अललानिया नवाज शरीफ साहब बात कर चुके हैं कि जो पाकिस्तान के दरपेश मसाइल हैं वो उसका हल एक जमात के पास नहीं है, हमें कंसेंसस के साथ आगे बढ़ना है। और बिल्कुल हम जिन जमातों के साथ हमने अलायंसेस की उनके साथ हम मिलके चलेंगे आगे। ये तो बिल्कुल हमारा ये बयानिया है। कुंडी साहब, मैंने सवाल छोड़ा था, आपकी आवाज़ फिर डिस्टॉर्ट हो रही थी, ज़रा अगर आप जवाब दे दें प्लीज़। देखें फराज साहब, पाकिस्तान की उस पार्टी नहीं चाहती कि इस किस्म की जो है वो पॉलिटिक्स हो जिसमें मार कुटाई हो, गालम गलोच हो। एक पॉजिटिव सियासत होनी चाहिए जिसमें अवाम फैसला करे कि उन्होंने किस जमात को वोट करना है। उन्होंने पीपल्स पार्टी को करना है, PMLN को करना है, MKM को करना है या किसी और जमात को करना है। तो ये अवाम ने फैसला करना है और अवाम को फैसला करना चाहिए, और हमें जो है इस किस्म की पॉलिटिक्स नहीं करनी चाहिए। और ये रियलाइजेशन मैं समझता हूँ तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को भी होनी चाहिए कि इस किस्म की पॉलिटिक्स जो है वो कोई अच्छी नहीं है निकलने। आपके चेयरमैन बिलावल भुट्टो दरदारी साहब बार बार कहते हैं कि पुरानी सियासत का खात्मा हो, नफरत ख़त्म हो, दूरियां ख़त्म हो। तो ये MKM और पीपल्स पार्टी के दरमियान ये क्यों नहीं हो रहा ऐसा जैसा बिलावल भुट्टो दरदारी चाह रहे हैं? बिल्कुल मैं एग्री करता हूँ चेयरमैन साहब के साथ जो बातें उन्होंने की है, लेकिन आज ये है कि अगर ये यहाँ पर हुआ है, ये नागवार वाक़या अगर हुए हैं तो ये एक अफसोसनाक अमर है। इस चीज़ को देखना पड़ेगा कि मुस्तकबिल में इस किस्म के वाक़यात ना हो, और जो है इस मुल्क को आगे बढ़ाने के लिए तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को अपना एक रोल प्ले करना चाहिए। राना साहब, मियाँ साहब बार बार एक बात करते हैं और आज भी उन्होंने जलसे में कहा कि रोटी 5 रुपए की थी और अब 25 की हो गई। 5 रुपए की हो सकती है रोटी दोबारा? देखें, वापस उन कीमतों को वापस लाना जो 2018 में थी वो तो मुमकिन नहीं है। लेकिन मियाँ साहब की ये बात करना, ये बताना है कि मुल्क किस तरीके से डीरेल हुआ, किस तरीके से उसको कोलैप्स कराया गया, किस तरीके से सही सिमत से गलत सिमत की तरफ चला गया। और यहाँ से हम जो हमने मंशूर में बातें की हैं उनको हम पूरा करेंगे, उनके लिए हम जवाबदेह हैं। हम महंगाई को हमने कहा है कि हम सिंगल डिजिट पे लेके आएंगे अगले 1.5 साल के अंदर, इंशाल्लाह ये हमारी जिम्मेदारी है। 2025 के एंड तक हमने कहा है कि सिंगल डिजिट में आएगा। तो ये जो चीज़ें हमने उसमें बातें की हैं, चाहे वो सोशल वेलफेयर प्रोग्राम हो, चाहे मईशत को दलदल से निकालना हो, वो हम पूरा ज़रूर करेंगे। लेकिन जब वो माजी की बात बताते हैं तो उससे हमें सीखने की ज़रूरत है कि और तजर्बात इस मुल्क के साथ नहीं होने चाहिए। जो नफरत और जो पोलराइजेशन की सियासत है, अब उसकी गुंजाइश मौजूद नहीं है। जो चोर चोर के नारे लगाते थे, आज वो खुद चोरी के इल्ज़ामात उनके ऊपर लग चुके हैं। और देखें, अलमिया ये है कि जिस तरीके से अवाम को गुमराह किया गया, यानी कि एक तरफ इंटरनेशनल अदारा करप्शन परसेप्शन इंडेक्स जो है वो 2013 से 2018 में कम तरीन सतह पे नून लीग लेके आई, फिर PTI के दौर में वो सबसे ज्यादा तरीन सतह पे गई 140 पे, फिर PDM की हुकूमत उसको नीचे लेके आई। लेकिन जो बयानबाजी है करप्शन के हवाले से वो उल्टी चलती रही। तो जो करप्ट थे आज वो फंसे पड़े हैं, जिन्होंने मुल्क की सिमत को ठीक किया उनको जो है वो चले। अब तो राणा साहब तराजू का पलड़ा बराबर हो रहा है। रेहान हाशमी साहब, मैं आपसे यही सवाल करूंगा, कराची बड़ा शहर, अर्बन पॉपुलेशन के लिए बड़ा मसला होता है।
ये रोटी आ सकती है 5 रुपए पे दोबारा? देखिए, ये तो सस्टेनेबल इकोनॉमिक पॉलिसी की जरूरत है, और वो ऐसी पॉलिसी जिसको परस्यू किया जाए, और कुछ हुकूमतें चाहे वो पॉलिटिकल पार्टीज मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज की हों, वो एक स्पेसिफिक पॉलिसी को फॉलो करें। सस्टेनेबिलिटी नहीं होगी। देखें, 1 साल 2 साल 5 साल की बात नहीं है ये। आपको इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी के लिए कुछ जंगी बुनियादों पे हिकमत अमली अख्तियार करनी पड़ती है, डिलीशन करना पड़ता है, लोकलाइजेशन करनी पड़ती है, इंपोर्ट पॉलिसीज को रिव्यू करना पड़ता है, जो एसएमई सेक्टर है उसको देखिए ना, आप रेहान हाशमी साहब 3.5 साल खान साहब की हुकूमत में पार्टनर थे, फिर 1.5 साल 16 महीने इत्तेहादी हुकूमत में थे, रोटी तो ऊपर ही जाती रही ना। देखें, हम जवाबदेह जरूर हैं, और मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का जहां तक ताल्लुक है, मैं आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से बताता चलूं, जो इंडेक्स है, अगर आप उसको एस्टिमेट करें केपीआईज को, तो आईटी इंडस्ट्री बूम करके गई है। इतनी बारिशें हुई, तूफानी सूरत हाल हुई, जो इंटरनेट कनेक्टिविटी थी वो डिस्कनेक्ट नहीं हुई। जो मखसूस मिनिस्ट्रीज हैं, ये तो इकोनॉमिक मिनिस्ट्री का काम है बुनियादी तौर पर, ये जिसके पास ड्राइविंग सीट है उसकी जिम्मेदारी थी। हम अपने अपने जो दायरा इख्तियार है उसमें कर सकते हैं काम, लेकिन चलें, दायरा इख्तियार में वैसे सबको दायरा इख्तियार में ही काम करना चाहिए। बहुत शुक्रिया जनाब रेहान हाशमी साहब, आपने वक्त दिया। जनाब फैसल करीम खान कुंडी साहब, बहुत शुक्रिया, आप बिजी थे कैंपेन में, आपने वक्त दिया। जनाब राना एहसान अफजल साहब, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। 8 फरवरी आया चाहता है और हर कोई दावा कर रहा है कि हम जीत जाएंगे, और पीटीआई भी, उनके कायदीन कह रहे हैं अपने वोटर्स को कि 8 फरवरी को आपने बाहर निकलना है, जबकि दूसरी सारी सियासी जमातें नज़र रखे हुए हैं। कुछ सियासी जमातें उनके वोटर्स को अपनी तरफ खींच रही हैं, और कुछ सियासी जमातें फिर इलेक्शन के बाद नज़र रखेंगे आज़ाद अरकान को कैसे अपने साथ मिलाना है। ये हुकूमत सादी जब तक होगी ये सिलसिला जारी रहेगा। फ़िलहाल अपने मेज़बान शौकत पराचा को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।